मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर। लॉकडाउन स्पेशल सीरीज में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कम्युनिकेशन कोच विवेक सिंह। विवेक सिंह कम्युनिकेशन कोच होने के साथ साथ उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, कविताएं लिखते हैं और सीबीएफसी के पूर्व में सदस्य रह चुके हैं। पीएमओ में प्राइम मिनिस्टर के कम्युनिकेशन टीम में भी काम कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक सिंह जी लाउड स्पीकर पर। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और कैसा वक्त गुजर रहा है आपका इस वक्त क्वारंटाइन में? बहुत ही अच्छा वक्त गुजर रहा है। बहुत सालों के बाद ऐसा समय मिला है जहाँ मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन कर पा रहा हूँ। राइटिंग जो कि मैं बहुत ही पसंद करता हूँ वो कर पा रहा हूँ। अपने आप को रिफ्लेक्ट करके उन एरियाज को देख पा रहा हूँ जो कि शायद बहुत सालों से वो नज़रअंदाज हो रहे थे। तो मेरे लिए तो ये एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं वो है। बिल्कुल। तो ये सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो कम्युनिकेशन कोच है, एग्जीक्यूटिव कोच, ये एक्चुअली में है क्या? थोड़ा उसको आसान भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करें हम तो। आजकल कोचिंग शब्द बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है लोगों को, इसलिए जी। इसको एक्सप्लेन इस करना आवश्यक। थैंक यू पूछने के लिए। जो बड़ी कंपनी में जो उच्चाधिकारी होते हैं उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिनके सामने वो जाकर अपनी बातों को एज इट इज एक्सप्रेस कर पाए और उनको कोई जज नहीं कर रहे हैं। और उनको एक जो उनका जो उनकी जो सोच है उसको दूसरे एंगल से कोई उनको दिखा सके ताकि वो एक जुडिशियस डिसीजन ले सकें। तो हमारा काम वही होता है, हम उनको सुनते हैं, हम उनके थॉट्स को प्रोवोक करते हैं और उनके सामने जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे निकाल कर लाए थे सो दैट दे टेक द राइट डिसीजन। हाँ, एक और चीज मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि ब्रांडिंग कंसल्टेंट, इमेज कंसल्टेंट टू इमिनेंट पर्सनालिटीज। करेक्ट। तो उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो मतलब कि बड़े बड़े लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, वो अपना इमेज किस तरीके से जनता के बीच में, लोगों के बीच में दिखाना चाहते हैं। तो मतलब ऐसे में आप किस तरह से उनके काम आते हैं? मैं इमेज कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, ब्रांडिंग कंसल्टेंट ब्रांडिंग। डेफिनेटली। जी। ब्रांडिंग कंसल्टेंट का मतलब हुआ कि इमेज, मैंने बोला कि आजकल लोग इमेज के पीछे ज्यादा पड़े हुए रहते हैं। बिल्कुल, जब हर व्यक्ति को अपने इमेज की चिंता है और आज सोशल मीडिया का एक्सेस होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि सालों का बनाया हुआ इमेज रातों रात धराशायी हो जाता है। तो जी। हाँ, बहुत ही केयरफुल रहने की आवश्यकता है हम सभी लोगों को आजकल। तो ब्रांडिंग कंसल्टेंट में आजकल जिस भी फील्ड में आप देखेंगे बहुत ही भीड़ है और हर व्यक्ति अपने आप को अलग दिखाना चाहता है और हर जी। व्यक्ति सर्व भी करना चाहता है। तो हमारा इंटेंट ये होता है कि उनकी जो खूबी है, उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, उनका जो कंट्रीब्यूशन का एंगल है, उनको हम निकाल कर ला पाएँ और उनके जो टारगेट ऑडियंस है, उन तक उनको स्मूथेस्ट पॉसिबल वे में, सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में उनको पहुँचा पाएँ। तो उसके लिए कंटेंट क्रिएशन होता है, उसके लिए सोशल मीडिया पर प्रेज़ेंस होता है, उसके बाद वीडियो बनाना होता है, किस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करेंगे क्योंकि हर प्लेटफ़ॉर्म के अलग तरह-तरह के ऑडियंस हैं। यूट्यूब पर जो लोग जाते हैं, वो लिंक्डइन पर कई बार नहीं होते हैं, जो लिंक्डइन पर होते हैं, वो फेसबुक पर नहीं होते हैं। आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। कई बार अगर ज़रूरत होती है, तो वो पीआर एजेंसीज़ के साथ भी डील करते हैं। तो हमारा काम है अ, उनके ऑडियंस को आइडेंटिफ़ाई करना, उनके जो पेन्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको हम निकाल कर लाते हैं। साथ में वे एक्सपर्ट्स हैं, उनके स्ट्रेंथ्स को निकालते हैं और उनको हम सिंक्रोनाइज़ करते हैं, सो दैट उनका अ, जोश सही लोगों तक जा पाए। तो जी। इससे होता है कि उनका रेजोनेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो अपने काम में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ें। चूँकि आप बड़े-बड़े लोगों को सलाह-मशविरा देते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, तो मेरे मन में एक सवाल उठता है कि क्या मतलब वैसे लोग जो बड़े-बड़े पदों पे होते हैं, मतलब कहीं न कहीं उनको ये डाउट होता है कि मैं, मेरा जो ओरिजिनैलिटी है, जो मैं वास्तव में हूँ, उसको पीछे छोड़कर मुझे जो दुनिया को दिखाना है, उसमें कितना फ़र्क होता है? एक व्यक्ति जो अंदर से हो सकता है कि कुछ और हो, जो उसका नेचुरल हो, लेकिन वो एक ब्रांड, इमेज,
सोशल मीडिया के दौर में मतलब एक तरीके से फ़िल्टर किया हुआ व्यक्ति होता है। हर व्यक्ति अपने आप को एक फ़िल्टर किया होता है, तो वो क उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन आप देखते हैं कि नहीं? अगर उस चीज़ को फिलॉसॉफिकली हम देखें तो? बहुत ही आपने ये गहरा सवाल पूछा है। एक्चुअली 2 तरह के लोग हैं। एक तो हैं कि जो कि लोगों तक पहुँचना चाहते हैं और अपने प्योरेस्ट फॉर्म में अपने ऑथेंटिक फॉर्म में पहुँचना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो कि एक हवा बनाना चाहते हैं। लकीली मेरे पास मैक्सिमम ऐसे लोग आते हैं जो कि उनका अपना जेन्युइन कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट होता है, और जो जी, लोग वैसे होते हैं जो कि हवा बनाना चाहते हैं। तो आजकल सोशल इंटेलिजेंस है ना, बहुत बढ़ गया है। जो लोग हैं उनका सोशल मीडिया पर इतना एक्सपोज़र है, वो दुनिया के टॉप के एक्सपर्ट्स का उनको एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस है। तो अगर आप झूठ की बुनियाद पर कोई भी अगर इमेज बनाना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, वो ज़रा सही नहीं है। तो जो पहला काम हमारा होता है कि उनकी ऑथेंटिसिटी को बाहर लेकर आना। क्योंकि हम जितने भी लोग हैं इस धरती पर, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्पेशल गिफ्ट है। तो अगर आप डॉक्टर हैं या कोई कोच हैं या कोई स्पीकर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपने कुछ ना कुछ स्पेशल किया हुआ है। आपके कंट्रीब्यूशन का एक एंगल अलग है। तो हम वो आइडेंटिफाई करते हैं और आपको आपके तरीके से लोगों तक पहुँचना सिखाते हैं। क्योंकि अगर आप अपनापन जो आपका अपना ओन सेल्फ है, वो जी। अगर आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो लोगों को वो जो फेक का मुखौटा है, वो दिखना शुरू हो जाएगा और तो आपको लगता है कि कहीं न होगा। कहीं जो क कम्युनिकेशन का जो स्किल है, वो एक व्यक्ति को निखारने में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है? और मतलब कम्युनिकेशन आज के ज़माने में कम्युनिकेशन से ही सब कुछ संभव है। तो उसमें कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है? किसी भी फ़ील्ड में अगर हम काम कर रहे हों, कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का रोल आप एज़ ए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कैसे देखते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारा कनेक्शन विद द वर्ल्ड है। हम अगर व्यक्ति हैं, तो पूरी दुनिया है, तो हमारे बीच जो ब्रिज है दैट इज़ कम्युनिकेशन। जी। और कैसे आप बात करते हैं, कैसे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह के कपड़े आप पहनते हैं, किस तरह की जगह पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर आप क्या लिखते हैं, किस तरह के लोगों को फ़ॉलो करते हैं, वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। उसी के बेसिस पर लोग आपके बारे हर में चीज़ परसेप्ट। से आपको जज किया जाता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो उसी के बारे में लोग आपके परसेप्शंस बनाते हैं, उसी के बारे में देखते हैं क्या कि आप वो फ़ॉलो करें या नहीं करें। तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट अगर आपको किसी भी फ़ील्ड में सफल होना है। चाहे आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने करियर को फ़ास्ट ट्रैक पर करना चाहते हैं। अगर कम्युनिकेशन आपका एवरेज है, तो आप मीडियोकर बनते रहेंगे। फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए चूँकि आप इकोनॉमी को भी फ़ॉलो करते हैं और इस चीज़ को भी समझते हैं अच्छे से। तो आज के समय में चूँकि हम सब लोग कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं और पूरा विश्व एक तरीके से कहें तो लॉकडाउन की स्थिति में है, लोग घरों में हैं, तो इसका इकोनॉमी पे आप कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में? और अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, सैलरी कट की जा रही है, तो इकोनॉमी पे इस लॉकडाउन के असर को आप कैसे देखते हैं? इकोनॉमी पर डेफ़िनेटली असर है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बैठ गई हैं, एयरलाइन है, हॉस्पिटैलिटी है, रिटेल है, रियल एस्टेट है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ बहुत ही बुरी तरह से हिट हैं। हाउएवर एट द सेम टाइम दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इमर्ज होके आ रही हैं, जैसे कि अ, ई-कॉमर्स स्पेस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल है, वहाँ पर बहुत सारे अवसर क्रिएट हो रहे हैं, वहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत जी। ज़्यादा है। तो जो भी इम्पैक्ट हुआ है लोगों के जॉब पर या हो रहा है, और डेफ़िनेटली अगले कुछ महीनों में और भी ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट होगा, तो वो टेम्परेरी मैं देखता हूँ। आप मुझे हाइपर ऑप्टिमिस्ट कह सकते हैं। मुझे लगता है क्या कि एक टेम्परेरी नहीं, कई इम्पैक्ट है। सारी रिपोर्ट आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया 20 से 30 साल पीछे चली जाएगी। हर कंट्री की इकोनॉमी 20 से 30 साल पीछे चली जाएगी। तो ऐसे समय में ये सवाल तो एक तरीके से पूछना जायज़ है कि क्या वाक़ई सच में दुनिया 20 से 30 साल पीछे चली जाएगी? गरीब हो जाएँगे लोग, आधे लोग गरीब हो जाएँगे। तो इस ये एक मतलब चिंता सबके मन में है कहीं न कहीं। जो नॉर्मली हम लोग। ऐसा नहीं है कि जो प्री कोरोना दुनिया थी, वो पोस्ट कोरोना दुनिया शायद एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की वो अलग होगी, जो पोस्ट कोरोना दुनिया होगी,
वो शायद प्री कोरोना दुनिया से अलग होगी। मुझे जो पोस्ट कोरोना दुनिया दिख रही है वो प्री कोरोना दुनिया से ज्यादा अच्छी दिख रही है, क्योंकि ह्यूमन ग्रीड की वजह से, हमारे लालच की वजह से कॉन्शियसनेस हमारा खत्म हो गया था। तो पैसा कमाने के लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा एयरपोर्ट, लोग परेशान थे, पागल हुए पड़े थे। अभी लोग घर में बैठे हुए हैं, फिर भी जिंदगी चल रही है। मैक्सिमम लोगों की अभी तक इतनी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं आई है कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई भुखमरी से। जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी किसी न किसी तरीके से सरवाइव कर रहा है। जो डेली वेज अर्नर है उसकी स्थिति अभी थोड़ी सी गड़बड़ है, और सरकार उसके लिए स्टेप्स ले रही है। लोग भी समाज में आगे बढ़ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे और ठीक हो जाएगा। तो अगले कुछ महीनों में मुझे चर्निंग दिख रही है। ऑफ कोर्स कुछ इंडस्ट्रीज बहुत जो बस कर रही थी वो थोड़ा कम हो जाएगा, ट्रैवल थोड़ा सा इंटरनेशनल लोग नहीं सबसे करेंगे, बड़ा डोमेस्टिक। खतरा टूरिज्म इंडस्ट्री को है, क्योंकि वो टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो 3-4 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी। मुझे लगता है कि दिवाली होते होते तक, 2020 के अंत तक थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल, और फिर 2021 के जनवरी में शायद हम ये बात भी नहीं कर रहे होंगे कि कोरोना जैसे किसी लेकिन पैंडेमिक जब से। ऐसे समय में जिस तरीके से नौकरियां जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक नौकरी को लेकर चिंता तो है। तो अगर चिंतित हैं तो बहुत सारे लोग अब कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि वो अपना कुछ करें, अपना कुछ स्टार्ट करें, ताकि उनको इस तरीके की संकट के सामने आने पर उनको नौकरी गंवानी न पड़े। वो आर्थिक रूप से और सक्षम होने की कोशिश करेंगे कि ताकि उनके पास दो पैसे रहे सेविंग्स के, और अपना उनका कुछ काम होगा तो वो उसको अपने तरीके से चला सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो कोरोना के दौर में आप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को मतलब कितनी संभावना बढ़ जाती है? मुझे लग रहा है करियर है ना डायनामिक हो जाएगा। सिर्फ जी। एंटरप्रेन्योरशिप से ही रिलेटेड नहीं है। वैसे भी अगर आप एक सिंपल जॉब पर डिपेंडेंट हो, सोच रहे हैं कि अगले 40 साल तक वही काम करते रहेंगे, तो वो चीज अब नहीं होने वाली है। आपको ये हमेशा देखना होगा कि आपके पास एक अल्टरनेट करियर ऑप्शन क्या है। उसमें से जी। एंटरप्रेन्योरशिप या अपना बिजनेस सेटअप करना एक हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर्स को मुझे नहीं लगता है क्या कि उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एज एक टेम्पररी फेज है, 5-6 महीने में चीजें निकल जाएंगी। जिनके जो भी प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट स्टेज में है तो उनको वो फर्दर रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो कर देना चाहिए। जिनका प्रोडक्ट अभी तो मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है तो वो देखें क्या कि उनका प्रोडक्ट कितना रेलिवेंट है। अगर आप मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद पेमेंट बैंक बहुत सारे खुलने शुरू हो गए थे। जी। तो इकोनॉमी हिट हुई थी। एट द सेम टाइम बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी निकल कर आई, जैसे पेटीएम जैसी कंपनीज हैं, और इस तरह की पेयू मनी है, और इस तरह की सैकड़ों कंपनी पूरे देश भर में, बंधन बैंक और बहुत सारे बैंक्स आ गए थे खड़े होकर। सिमिलरली कोरोना के बाद भी एक नई इंडस्ट्रीज उत्पन्न होंगी। अब वो ऑनलाइन सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, सामान के डिलीवरी से रिलेटेड हो सकती हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड हो सकती हैं। तो जिनका भी जॉब लॉस हो रहा है, अगर अपने आप को वो इक्विप करेंगे नए स्किल्स के साथ, बदलते रहेंगे समय के साथ, तो दे विल बी क्वालिफाइंग टू फिट इनटू अदर इंडस्ट्री। और जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, तो मुझे तो भारत का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिख रहा है। बहुत इनोवेशन हो रहा है छोटे छोटे शहरों में। जो यंग जनरेशन है वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा कोई फर्क मुझे आता नजर नहीं दिख रहा है। दूसरा, जहां तक कि जॉब वालों को एंटरप्रेन्योरशिप में जाने की बात है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा परसेंटेज होगा, शायद 1-8% ऐसा होगा जो कि जॉब छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, क्योंकि दोनों ही अलग बॉल गेम है। जॉब में जी। सर्टेन लेवल सिक्योरिटी है, सर्टेन लेवल ऑफ सर्टेनिटी है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ टफ गेम। और मुझे लगता है क्या कि जो कम्प्लीटली जॉब कर रहे हैं, पर्टिकुलरली 40+ के जो लोग हैं, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो बिना अगर तैयारी किए आएंगे तो उनके लिए ये बहुत ही टफ हो सकता है और रिस्की हो सकता एक मेरा सवाल इस बीच में जुड़ा हुआ, चूंकि आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में भी एज ए मेंबर काम कर चुके हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि हाल के दिनों में कई ऐसी फिल्में भी आई हैं जिसपे ये आरोप लगा है कि सीबीएफसी के मतलब एक तरीके से दोहरेपन का आरोप लगा है कि जानबूझकर सीबीएफसी कट करती है, और ये आरोप लगाया जाता है कि
ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को खत्म करती है। जो कट्स लगते हैं फिल्म में वो क्रिएटिविटी पे कैची है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या कट्स लगाना फिल्मों में, सेंसर लगाना एक तरीके से, क्योंकि यह आज के जमाने में जब हम लॉकडाउन में है तो सब लोग वेब सीरीज खूब देख रहे हैं। मैं भी लगातार वेब सीरीज देख रहा हूँ, और जिसपे कोई एक तरीके से सेंसर नहीं है। वहां पे आपको सब कुछ दिखाया जा रहा है, जो भी आप जो कंटेंट है वो एज इट इज आपके फॉर्म में आ रहा है। तो वहां पे क्रिएटिविटी ज्यादा दिखती है बजाय फिल्मों के। तो अगर हम वेब सीरीज देख रहे हैं उस तरीके की, तो हम फिल्म क्यों नहीं देख सकते हैं? वेब सीरीज भी सब लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो और फिल्मों में फिर ये कैंची लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, और उसका वो कितना रिलेवेंट है? ये सवाल बहुत ही जायज है। और पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आई हैं जहाँ की लोग अपसेट हुए हैं, डायरेक्टर्स अपसेट हुए हैं क्योंकि फिल्मों में काटछाट की गई है। देश में दो तरह के लोग हैं। एक तो हमारा पूरा भारत है और दूसरा इंडिया है। और हमारे भारत को इंडिया ड्राइव करने की कोशिश है। जो शहर का अर्बन इंटेलेक्चुअल क्लास है, जिनको की वॉइस है, वो आकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। और जो लोग गांवों में बसते हैं, जो शायद अपनी बात को अच्छे तरीके से रख नहीं पाएंगे, उनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती है। तो नॉर्मली आप देखेंगे जो भी हल्ला गुल्ला होता है पिक्चर के काटने छांटने का, वो अर्बन क्लास का होता है। और वो समझते हैं क्या कि ये पूरा का पूरा देश उनकी तरह ही है। हाउएवर, अगर आप भारत को देखेंगे तो गांव में जाएंगे तो उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनका व्यवहार, उनका देश के प्रति समर्पण, उनका अपने करियर के प्रति जो एस्पिरेशंस हैं, उनके जो ऑप्शंस हैं, वो बिल्कुल ही अलग है, उनकी सोच अलग है। तो as a body which is responsible to take care of इसको मैं कहूँगा कि जो CBFC है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश के एस्पिरेशन को वो का ध्यान में रखे फिल्म को सर्टिफाई करते समय। तो जो जब ये हल्ला गुल्ला होता है तो लोग समझते हैं कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है। हाउएवर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें होती है जो कि एक बड़े ही तबके के साथ इनसेंसिटिव होती हैं। अगर वो हम उसको बाहर, अगर उनको काट छाट नहीं किया गया तो उससे बहुत तरह के अन प्लेजेंट परिणाम सोसाइटी में आ सकते हैं। इसलिए काट छाट किया जाता है। और मैंने तो बहुत सारी पिक्चरों को सर्टिफाई किया है, बहुत सारे सीरियल्स, म्यूजिक वीडियोस को सर्टिफाई किया है। बहुत ही फेयर तरीके से होता है, हर तरीके के लोग होते हैं। तो पूरा का पूरा एक बोर्ड होता है जिसमें कि फीमेल मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि नहीं, हर उसमें तरह। भी अगर मुझे लगता है कि अगर किसी चीज को काटा जाता है तो एक उसमें भी एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसके ऊपर, जहां पर आप जा सकते हैं अपने फिल्मों को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी को कभी काटा नहीं जाना चाहिए, दबाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी एक इंसान के अंदर का अंदर से निकलती चीज है, और उसको एक्सप्रेस करने का सबको उतना ही अधिकार है। करेक्ट। हाँ, तो इसी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाते हुए आपने भी कई सारे क्रिएटिव काम भी किए हैं अपने जिंदगी में। आपकी एक नॉवेल है द फ्लोइंग रिवर, जो बेस्ट सेलिंग रही है अमेजोन पे। तो उस नॉवेल के पीछे की कहानी, और नॉवेल की क्या कहानी, और लोग आपके नॉवेल को क्यों पढ़ें? अगर अभी कुछ सब लोग फुर्सत में है, उसका वो अवेलेबल है ऑनलाइन, या तो बताइए वो नॉवेल लोग क्यों पढ़ना चाहें? कुछ साल पहले मैं एक ऐसे दौर से गुजर रहा था कि बड़ी इनसिक्योरिटी, मैं सोच रहा था कि अगर मेरे पैसे आने बंद हो गए, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। जी। तो चिंतन में था। उसी दौरान मुझे ख्याल आया क्या कि मैं देखता हूँ कि लोग कम से कम खर्चे में अपना जीवन कैसे गुजारते हैं। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कौन सा व्यक्ति हाई क्वालिटी लाइफ लीड करता है और खर्चे भी बहुत कम करता है। तो मुझे साधु संतों का ख्याल आया। तो मैं एक आश्रम में चला गया हिमालय में, और वहां पर मैंने कुछ हफ्ते गुजारे। और वहां पर मैंने देखा क्या कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अमेजिंग था। सुबह में आप उठ रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, यज्ञ में भाग ले रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, सात्विक भोजन मिल रहा है आपको, इतना अच्छा वातावरण है। और उसके लिए मुझे 700 रुपये देने पड़े थे हर दिन के। तो मुझे लगा कि मोटा मोटी, और शाम कुछ दिन रहने के बाद मुझे लगा कि ये जो जीवन है ये अद्भुत जीवन है। वैसा एक्सपीरियंस मुझे पहले कभी नहीं हुआ।
तो मुझे लगा क्या कि 21,000 रुपये में मैं अपना खर्चा तो चला पा रहा हूँ। अगर शायद मैं परिवार के साथ भी रहूंगा तो मैं 40-50 हजार रुपये में बहुत ही हाई क्वालिटी लाइफ, जो कि एक अर्बन लाइफ से अलग है, वो मैं लीड कर सकता हूँ। तो जब मैं वहां से आया तो मेरी इनसिक्योरिटी कंप्लीटली खत्म हो गई। उसके बाद फिर दौर शुरू हुआ लोगों की नौकरी के जाने का। ई कॉमर्स में स्नैपडील ने हजारों लोगों को नौकरी से निकाला था। एक्सेंचर के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को छुट्टी छुट्टी की जा रही थी। तो मुझे बड़ा दर्द हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं इन लोगों की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो जी। उसी समय मुझे लगा कि अगर मैं पुस्तक कोई लिख दूं जिससे कि लोग अपनी क्राइसिस जो फेस करते हैं उससे उनको निकलने का रास्ता मिल जाए, तो शायद मेरा ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो मैंने वो किताब लिखी। और पुस्तक जो है, कहानी है एक व्यक्ति की जो कि अपने पीक ऑफ द करियर होता है, सुपरस्टार होता है अपनी इंडस्ट्री का, और उसकी नौकरी चली जाती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो उसी की कहानी है कि वो उस पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, उसमें कैसे क्या क्या सीखता है, और फिर वो बाउंस बैक कैसे करता है अपने। तो गंगा जी को लीड मानते हुए उसमें लेसन्स हैं, इसीलिए किताब का नाम है बाय द फ्लोइंग रिवर। जो प्रोटैगनिस्ट है वो नदी के किनारे जाता है और नदी से बहुत सारी सीखें लेकर आता है, इसमें की एक सीख है फ्लो लाइक अ रिवर। तो हमारे इसका जिंदगी। अभी अवेलेबल है ऑनलाइन ये किताब? हाँ, अभी किताब अवेलेबल है अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, सारे ऑनलाइन चैनल पर, बुक स्टोर्स में भी हर जगह अवेलेबल है। अभी तो बुक स्टोर्स बंद है। जी जी। तो किंडल वर्जन तो डेफिनेटली है। किंडल अभी वर्जन। अमेजोन जैसे ही डिलीवरी शुरू करेगी बुक्स की, तो फिर स्टॉक में बुक्स काफी हैं, तो अवेलेबिलिटी की। इस लॉकडाउन के दौरान आपने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है जो कि सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, हजारों लोग उसको शेयर कर रहे हैं। तो क्या है कविता, और कैसे ख्याल आया कविता के बारे में, वो कविता लिखने का? मैं चिंतित हूँ। जी। मैं ऋषिकेश के पास एक छोटे से गांव में था कुछ दिन के लिए, लॉकडाउन के जस्ट पहले। तो मैं वापस आया तो खबर आने लगी कि वातावरण शुद्ध हो रहा है, दिल्ली में लोग सांसें ले पा रहे हैं, सड़कों पर हिरनें दिख रही हैं, वेल नदी नजर आने लगी है मुंबई के पास, और गंगा जी का जल पीने लायक हो गया है। तो मुझे चिंता होने लगी कि ये जो प्रकृति का हमने बड़ा ही नुकसान किया है पिछले 15-20 साल में, जो हम बोलते हैं डेवलपमेंट के। तो मैं सोच रहा था क्या कि 20 साल का जो नुकसान है उसकी इतनी ज्यादा भरपाई पिछले 10-15 दिनों में होगी। अगर ये लॉकडाउन खुल गया तो फिर हम एक हफ्ते में सब कुछ बराबर कर देंगे और फिर से वही दिल्ली में सांस लेने की प्रॉब्लम और मारा मारी हो जाएगी, बीमारियां, जो वातावरण का है, प्रदूषण है, वो सब पहले के जैसा हो जाएगा। तो उसी के लिए मैंने उन अपनी चिंताओं को, अपने कंसर्न्स को मैंने शब्द दिए हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उनके 4 लाइन सुना जी सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंत के 4 लाइन सुनाता हूँ जहाँ की। हाँ हाँ, बाकी की कविता हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। दो दशकों में धरती माँ को 2 दशकों में धरती माँ को हमने बहुत रोया। नुकसान की भरपाई का सही वक्त अब आया है। मैं चिंतित हूँ, मैं चिंतित हूँ, जल्द कहीं अब यह वक्त न गुजर जाए। कर्ज चुकाने का मौका अब जाने कब आए। जग जाओ ऐ मानव जाति, तुमने बहुत बेगान। विकसितता के इस तांडव ने पृथ्वी को ललकारा है। कोरोना तो महज नाम है, कोरोना तो महज नाम है, कुदरत से खिलवाड़ी का। अगर नहीं तू सुधरा मानव, प्रलय काल फिर आएगा, प्रलय काल फिर आएगा, प्रलय काल फिर आएगा। बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का। फुर्सत में है, लोग घरों में है, आप कुछ हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहें उस वक्त, इस वक्त वो क्या पढ़ें, कौन सी मूवी देखें? कुछ 2-3 पुस्तकें, 2-3 सिनेमा, वेब सीरीज, जो भी आप बताना चाहें हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं।
एक तो पहला एडवाइस है कि आप समाचार देखना बंद कर दें, पर्टिकुलरली टीवी पे। अगर आपको लगता है कि समाचार के बिना आपका काम नहीं चल सकता है, जी। तो आप मोबाइल पर चेक कर लें, ऐप पर चेक कर लें, टीवी पर या किसी भी अच्छा। वीडियो के फॉर्म में न्यूज़ को कंज़्यूम करना बंद कर दें। आपके ऊपर जो एंग्ज़ायटी है आपके अंदर, कोरोना या इससे इम्पैक्ट से रिलेटेड, वो 90% कम हो जाएगी, आप सुकून की ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। उसके बाद अ, एक जगह लोग मिस कर रहे हैं, मैंने इसको ब्लॉग में लिखा है, बहुत ही पॉपुलर हुआ था मेरा ब्लॉग कि अ, लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज़ नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रीडम की, इतनी ज़्यादा स्पेस की आदत नहीं है हम लोगों को। तो आपको ये करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले अब जो भी है अच्छा थोड़ा रिलैक्स किया, अब आराम हो गया है, अब काम करने का समय आ गया है, इसलिए अपना एक शेड्यूल बनाएँ हर दिन का और उसको रूथलेसली फॉलो करें। आपके फैमिली मेंबर जो भी हैं, उनको आप इन्वॉल्व करें उसके लिए और उसको फॉलो करें क्योंकि फाइनली नाउ इट्स टाइम फॉर बिज़नेस। हम ऑफ़िस नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हुँ। होगा या रुक जाएगा। तो काम की गति को अगर आपने अभी तक बढ़ाई नहीं, एक्सेलरेटर नहीं दबाया है, तो एक्सेलरेटर दबा दें, कि काम अब उसी गति से चलनी चाहिए जैसे कोरोना से पहले चलनी थी, जिस भी फ़ील्ड में आप हैं। अगर आप ट्रैवल में हैं और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, तो उसमें अगर आप ऑफ़िस नहीं जा रहे हैं या कोई काम डायरेक्टली करने के लिए नहीं है, तो आप रिसर्च कर सकते हैं, आप उस पर अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी स्वाध्याय करें क्योंकि बहुत ही अमेज़िंग टाइम मिला है। तो जो भी अगर आपकी रीडिंग लिस्ट है, आपका जो भी इंटरेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड जो किताबें आपको सूट करती हैं फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएँ। अगर कुछ ऐसे मित्र हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ दोस्त हैं जिनके साथ आप काफ़ी सालों से बात नहीं कर पाए हैं, तो उससे कनेक्ट करना शुरू करें। उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा महसूस होगा। जी। साथ में एक पुस्तक है, अगर आप मेरी जो फ़ेवरेट पुस्तक है वो है द अल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो की। तो अगर आपने अल्केमिस्ट नहीं पढ़ी है, तो मुझे लगता है क्या कि वो और आप सपने देखते हैं और सपनों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो व्यक्ति हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। साथ में मेरी पुस्तक बाय द फ्लोइंग रिवर जिसने हज़ारों लोगों को इंस्पायर किया है और मुझे यकीन है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि आपका समय बिल्कुल ही सही जगह गुजर है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बहुत जुड़ने के धन्यवाद। लिए और बहुत हमारे दर्शकों को एक अच्छी-अच्छी बातें बताने के लिए। फिर हम आगे भी बातचीत को जारी रखेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका।